दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जावा लैंग्वेज एक वीडियो में समझाऊंगा। तो मेरी वीडियो शुरू से एंड तक क्लास में देखिएगा, आपको बहुत समझ आएगी और आप उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। मैं नया एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इनिशियली सारा सिखा दूँ। मैं आज इसमें तकरीबन हर एक चीज़ कंप्लीट करूँगा जिनमें है, मैं आपको यहाँ साथ साथ बता भी देता हूँ जब तक वो लोड हो रहा है। चलिए, लोड हो गया। मैं पहले इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ लर्न कंप्लीट जावा और मैं इसे करता हूँ फिनिश। तो ये मेरा जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक कौन कौन से कवर करूँगा। मैं सबसे पहले मैसेज को किस तरह डिस्प्ले करना है, उसके बाद इनपुट कैसे लेनी है, उसके बाद कंडीशंस लगेंगी। कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस में आपको मैं सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर इफ़ एल्स, फिर इफ़ एल्स इफ़, उसके बाद नेस्टेड इफ़, और फिफ्थ पे मैं आपको बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लूप्स में मैं आपको कवर करवाऊंगा फॉर लूप, वाइल लूप। थर्ड पे मैं करवाऊंगा डू वाइल और नेस्टेड लूप। ये मैंने लिख दिया नेस्टेड लूप। और लूप्स के बाद मैं आपको 1D अरे के बारे में अरेज करवाऊंगा। अरेज में मैं आपको 2 अरेज करवाऊंगा, एक है 1D अरे और दूसरी है 2D अरे। और लास्ट पे मैं आपको करवाऊंगा फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ एक जावा की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, न्यू किया जावा क्लास और मैं इसका नाम रख देता हूँ ड्राइवर। ये मेरी क्लास क्रिएट होने लगी है, ये क्रिएट हो गई है। अब आपको जैसे कि पता है कि सारी जोन सी भी हमारे प्रोग्राम है, कुछ सॉफ्टवेयर है, वो स्टार्ट ही मेन से होता है। तो मुझे पहले इसकी मेन की बॉडी या मेन का फंक्शन लिख देना चाहिए। उसका लिखने का एक तरीका है, हम पब्लिक PSV से भी लिख सकते हैं। अब मैं ऐसे भी लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके पैरामीटर में हम वैल्यूज़ पास कर देंगे, आर्गुमेंट्स जिसे हम कहेंगे। उसके बाद एक तरीका आता है PSVM, जब लिखेंगे वो ऑटोमेटिक हमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख देगा और उसके अंदर ये पैरामीटर भी बना देगा। अब मैंने सबसे पहले करना है मैसेज डिस्प्ले। हमने किस तरह यूज़र को करना है कि भाई हमें कोई इनपुट चाहिए, यहाँ पर ना कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। उसका तरीका ये है, सिस्टम लिखा, डॉट आउट लिखा, डॉट प्रिंट। अब ये इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये देखिए, प्रिंट लाइन, प्रिंट बूलियन को करना है, करैक्टर को करना है, इंट को करना है, लॉन्ग को करना है, किसे करना है। अगर हम खाली प्रिंट भी लिख लेते हैं ना ऐसे, अब इसके अंदर हम डबल लिखें, इंट लिखें, जो भी लिखें वो हो जाएगा। और जो सा LN साथ आहिस्ता है ना, ये इसका ये मतलब है कि प्रिंट हो के ना मैसेज अगली लाइन पे चला जाए। तो मैं यही करता हूँ। मैं यहाँ क्या देता हूँ, आपको दोनों में करवाता हूँ। मैं कहता हूँ हेलो, बल्कि मैं यहाँ सिर्फ ये प्रिंट लिखता हूँ, ये हेलो लिख दिया। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखना बहुत मुश्किल है। इसका आसान तरीका ऐसा आउट लिखा, उसने ऑटोमेटिक प्रिंट लाइन लिख दी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड
उसके बाद मैं लिखता हूँ एस आउट, और यहाँ मैं एल एन नहीं लिखता, और मैं यहाँ क्या देता हूँ हेलो। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये मेरे पास इसके आउटपुट दिखा देता है। तो ये देखिए हेलो प्रिंट किया सबसे पहली लाइन में, उसके बाद इसी लाइन में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया ये वाला, और हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होने के थोड़ी बाद वो न्यू लाइन पे चला गया और वहाँ हेलो मैसेज डिस्प्ले कर दिया है। अब ऐसे ही अगर मैंने कोई वेरिएबल का डाटा डिस्प्ले करना है, मैं कहता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 10, और मैं ऐसे ही चला देता हूँ। मैं इसे इसमें मैं थोड़ा आपको कनकैट करने का भी तरीका बताता हूँ। वैल्यू ऑफ आई इज़, अब प्लस जब लिख रहे हैं ना प्लस, इसका मतलब ये है कि कनकैट हो जाएगा, और मैं यहाँ सिंपल आई लिख देता हूँ। ये वैल्यू ऑफ आई इज़, ये जो मैसेज है उसके साथ आई की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। देखिएगा ये प्रोग्राम चल गया, और ये देखिए इसने आई की वैल्यू में डिस्प्ले कर दिया। ये होप सो आपको बेसिक जावा के अंदर मैसेज डिस्प्ले करने की समझ लगी होगी। अब ये जैसे कि मैंने ये आई यूज़र से लिया है, अब ये मैंने कंपाइलर में खुद ही स्टोर करवाया, लेकिन अगर मैंने यही वैल्यू यूज़र से लेनी है, वो किस तरह लेनी है, इनपुट किस तरह करनी, तो मैं वो करता हूँ यहाँ। उसका एक तरीका है, स्कैनर एक क्लास है वो यूज़ करेंगे, उसके ऊपर उसने हेडर फाइल ऑटोमेटिक डाल दी है, न्यू स्कैनर। अब ये जो सा स्कैनर में डाटा लेना है वो कीबोर्ड से हम ले रहे हैं ना, तो मैं सिंपल लिख दूंगा सिस्टम डॉट तो यहाँ हमने लिखना था सिस्टम डॉट इन, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने ये स्कैनर की क्लास तो बना ली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यू यूज़र से लेनी है। मैं यहाँ कहता हूँ एस आउट मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एंटर आ नंबर, और यहाँ मैं स्कैनर से नंबर ले लूँगा, आई इज़ इक्वल्स टू, अब आई में वैल्यू स्टोर होगी, स्कैनर से आएगी डॉट। अब ये किस टाइप का डाटा यूज़र से ले रहे हैं, इंट लेना है, डबल लेना है, बाइट में लेना है, किस में लेना है, मैंने इंट में लेना है, मैंने ये लिख दिया है। अब ये यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगी, और मैं यहाँ कह देता हूँ एस आउट, और यहाँ मैं वैल्यू द वैल्यू डैट यू एंटर इज़, और मैं यहाँ कनकैट कर देता हूँ वो वैल्यू जो यूज़र ने आई के अंदर एंटर की है। तो मैं इसे चलाता हूँ, तो ये चल गया। ये पहला द नंबर वैल्यू इज़ 10, ये ऊपर वाला है, ये ऐसा आउट वाला। अब मैं यहाँ वैल्यू एंटर करता हूँ, मैं यहाँ एंटर करता हूँ 23, और मैं इसे चलाता हूँ, और ये देखिए ये 23 मैंने, ये वाला 23 मैंने एंटर किया है, और ये वो कनकैट करके उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। आई होप सो आपको स्कैनर की भी समझ लगी होगी। इसी तरह हम इसे स्ट्रिंग के लिए और दूसरी डाटा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिएगा स्ट्रिंग के लिए लाइन यूज़ होगा, लेकिन हमने तो अभी इंट करना, तो मैंने इंट लिख दिया था। अब मैंने आपको इनपुट लेना भी सिखा दिया। अब मैं इफ़ स्टेटमेंट आपको करवाता हूँ। मैं यूज़र से एक नंबर लेता हूँ, अगर तो वो इक्वल हुआ 10 के, तो मैसेज डिस्प्ले यू एंटर अ वैलिड नंबर। तो करते हैं, स्कैनर मैं इसी तरह यूज़ करूँगा, और अब मैं यहाँ कहता हूँ वही एस आउट किया, मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर आ नंबर, और यहाँ आई में वैल्यू एंटर कर दी, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब इफ़ स्टेटमेंट लगानी, इफ़ का मतलब कंडीशन है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंडीशन कितने टाइप की होती है।
कंडीशंस बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक होती है रेंज वाली कंडीशंस और एक होती है इक्विवेलेंट वाली कंडीशंस। रेंज वाली कंडीशन का मतलब ये है कि अब फ़र्ज़ करें मैं एक यूज़र को कहता हूँ कि भाई 1 से 10 तक नंबर एंटर करें, इसके अंदर एंटर करें कोई नंबर, तो ये रेंज है कि 1 से 10 तक के दरमियान में नंबर होगा। अब इक्वल वाली कंडीशन क्या होती है? इक्वल मतलब ये है कि यूज़र को मैं कहता हूँ कि भाई सिर्फ एंटर ही 10 करने हैं, इसके अलावा कोई एंटर नहीं करना, तो वो इक्विवेलेंट कंडीशन होगी। हम ये रेंज के लिए इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उस इक्विवेलेंट वाली कंडीशंस होती हैं ना, उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने अभी स्विच को आपको अभी आइडिया नहीं दिया, अभी मैं इफ़ में आपको करता हूँ, वही दोबारा हम स्विच में भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। इफ़ लिखा, अब इसके अंदर कंडीशन है कि भाई वो कंडीशन क्या होगी। मैं अभी सिंपल कहता हूँ कि ये नंबर 10 के इक्वल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ मैसेज डिस्प्ले करना है, मैं यहाँ कह देता हूँ एस आउट यू एंटर आ वैलिड नंबर। अब मैं इसी प्रोग्राम को चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो वो कह रहा है नंबर एंटर करो, मैं एंटर करता हूँ 10, मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यू एंटर अ वैलिड नंबर। उसी के अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अब देखिए मैंने सिर्फ कंडीशन के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखी है, तो मुझे एक अगर स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट के बगैर भी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर खाली एक स्टेटमेंट है तो उस कंपाइलर ने देखना ही सिर्फ पहली स्टेटमेंट को है। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो उसे पता होगा कि कंडीशन है, कंडीशन के बाद एक लाजमी हमारे पास स्टेटमेंट होगी जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। ये उसमें कंडीशन में मैंने लिख दिया। अब मैं दोबारा से ही चलाऊँगा और देखता हूँ कि डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो चला रहा हूँ मैं, ये चल रहा है। वो कह रहा है नंबर एंटर करो, मैंने 10 एंटर किया। वो कह रहा है एंटर यू आर एंटर आ वैलिड नंबर। दोबारा मैं इसे चलाता हूँ। अब देखिए मैं 12 एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम को इतना एफिशिएंट बनाना है ताकि अगर मेरा प्रोग्राम में यूज़र सही वैल्यू एंटर करे तब भी कोई एग्जीक्यूशन, कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और अगर गलत भी एंटर करे तब भी कोई एरर या कोई मैसेज कुछ भी डिस्प्ले होना चाहिए। उसका बहुत आसान तरीका है। अब ये इफ़ मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, इसके बाद मैं सिंपल एल्स लिख दूंगा। एल्स का मतलब ये है कि अगर तो ये कंडीशन नहीं चलती तो उसके एल्स में आ जाए। अब देखिए हम अगर रियल लाइफ में काम करें तो मैं करता हूँ कि अगर मेरे नंबर 70 से प्लस आए, 70 प्लस हुए, तो मैं इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लूँगा। और अगर ना आए तो मैं फिर इस इंस्टीट्यूट में ले लूँगा। तो इसका मतलब ये है कि पहला तो मैंने कंडीशन लगाई है कि भाई अगर मेरे नंबर 70 प्लस हुए, 70 से ज़्यादा हुए, तब मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, और अगर ना हुए तो मैं फिर किसी और इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा। नहीं तो मैंने उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो मैं सिंपल यहाँ एल्स लिखूँगा और यहाँ मैं मैसेज डिस्प्ले कर दूँगा, क्योंकि मैं खाली एक ही स्टेटमेंट डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ एंटर करता हूँ यू एंटर्ड आ इनवैलिड नंबर। अब इसे चलाते हैं। अब देखिए मैंने जब ये 12 एंटर किया, वो कोई भी मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा, लेकिन होना चाहिए था। अभी मैं 12 एंटर किया तो ये देखिए इनवैलिड का भी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, और ट्रू पे भी ऑटोमेटिकली, वो तो आपको मैंने पहले ही दिखाया है। 10 मैंने एंटर किया, ये वैलिड का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास एक से ज़्यादा, अब देखिए मैंने ये 10 के किया कि मैंने यहाँ लिख दिया यू एंटर अ वैलिड नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ यू एंटर 10 नंबर। अब मैं ये एंटर करता हूँ। मैं अब प्रोग्राम को इफ़ एल्स इफ़ में चेंज करना है। अब इफ़ एल्स इफ़ का मतलब ये है कि अगर एक कंडीशन नहीं ठीक होती दूसरी चेक हो, और अगर पहली सही होती है तो बाकी सारों को छोड़ दे। अब मैं प्रोग्राम को कुछ इस तरह चेंज करूँगा। ये मैं 10 पे डिस्प्ले किया, अगर यूज़र 11 एंटर करे तो तब मैसेज डिस्प्ले होगी यू एंटर्ड 11 नंबर। तो
बेसिकली वो भी इफ़ ही है, क्योंकि मैंने 11 डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ i = 11 और यहाँ मैं ऐसा आउट करता हूँ यू एंटर्ड 11 नंबर। अब ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये इफ़ में है, ये इसके एल्स नहीं है, बल्कि ये एल्स इस इफ़ का बन चुका है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए कि अगर ये कंडीशन ठीक हो तो ये भी ना चले और ये भी ना चले, और उसी तरह जब ये चल जाए तो ये भी ना चले और ना ही ऊपर वाली चले। तो उसका क्या तरीका है? मैं सिंपल आपको मैंने ये तरीका बताया था कि इफ़ एल्स, ये इसका एल्स है ना, इसके अंदर ये इफ़ है, एल्स के अंदर एक और मैंने इफ़ लगाई हुई है इस तरह, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला इफ़ का जो सा है एल्स है ये वाला, उसके अंदर ये वाली इफ़ मैंने लगा दी है। अब आपको मैंने जैसे बताया कि अगर एक मेरे पास स्टेटमेंट हो तो मैं उसे इकट्ठा भी लिख सकता हूँ, ये मैंने इसे ऐसे लिख दिया है एल्स इफ़ में। अब इसका क्या मतलब है? ये इफ़ है, उसका एल्स ये है, उसके एल्स के अंदर ये एक इफ़ पड़ी है और इस इफ़ का ये एल्स है, और इसी तरह ये मेरे पास इफ़ एल्स इफ़ बन गई। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब ये मेरे पास स्टेटमेंट ये वाली चल गई है तो ना तो ये चलेगी और ना ही ये चलेगी, और इसी तरह जब ये कंडीशन चल चुकी है तो ये भी हमारे पास नहीं चलेगी। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ एक दफ़ा। तो ये चल गया। अब यहाँ कह रहा है नंबर एंटर करो, मैं 11 एंटर करता हूँ तो वो देखिए मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर्ड, यू एंटर्ड 11 नंबर। और उसी तरह अगर मैं कोई और एंटर करता हूँ, इनवैलिड का करता हूँ, तो तब देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। तो ये देखिए यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर। बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ जो उसकी नेस्टेड इफ़ भी कहलाती है, बस उसमें ये हम कह सकते हैं कि उसके इफ़ के अंदर भी हम कंडीशंस लगाते हैं। अब मैं आपको नेस्टेड भी समझा दी, इफ़ भी समझा दी, इफ़ एल्स इफ़ भी समझा दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा स्विच स्टेटमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था इक्वल वाली कंडीशन, जैसे ये अगर 10 के इक्वल है तो मैसेज डिस्प्ले दे यू एंटर 10 नंबर, 11 एंटर किया तो मैसेज डिस्प्ले दे 11 नंबर हो, अगर इनमें कुछ भी नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले दे इनवैलिड नंबर। वो किस तरह करना है? सिंपल स्विच लिखना है, स्विच किया। अब ये ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल लिखना है जिससे हमने चेक करना है बार बार। वो आई था, आई को मैंने लिख दिया यहाँ। अब इसकी ब्रैकेट लगाने के उसके स्विच की जो से ब्रैकेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगाई। और अब मैं यहाँ केस लगाऊंगा। केस का मतलब ये है कि आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी। आई की वैल्यू मैं सबसे पहले कहता हूँ 10 के इक्वल हो, तो मैसेज डिस्प्ले देख के कोलन लगाना है। तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले हो जाए एस आउट यू एंटर्ड 10 नंबर। अब जब ये स्टेटमेंट चल जाएगी, मैं चाहता हूँ और इसका कोई भी स्टेटमेंट ना चले स्विच के अंदर, तो मैं सिंपल यहाँ लिख दूंगा ब्रेक। अब मैं अपना दूसरा केस लगाता हूँ कि दूसरा केस किसके इक्वल होना चाहिए। मैं कहता हूँ 11 के इक्वल होना चाहिए, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एस आउट यू एंटर्ड 11 नंबर, ये भी लिख लिया मैंने। अब लिखता हूँ ब्रेक, ब्रेक मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैंने लगाना है केस, बल्कि केस अपने, क्योंकि मेरे पास दो स्टेटमेंट्स लग चुकी हैं इफ़ वाले। अब ये भी तो मैंने मैसेज डिस्प्ले करना है कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं उसने यूज़र ने एंटर किया तो मैसेज डिस्प्ले देखिए इनवैलिड नंबर आपने एंटर किया है। तो उसका तरीका है कि डिफ़ॉल्ट लिखा और यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ यू एंटर्ड इनवैलिड नंबर। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका ब्रेक हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमेशा बिल्कुल एंड पे ही चलता है। तो मैं इसे अब चलाता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम चल गया। मैं यहाँ एंटर करता हूँ 10, वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि भैया आपने 10 एंटर किया है। अगर मैं 10 के अलावा कुछ एंटर करता हूँ
वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है यू एंटर है इनवैलिड नंबर। सो मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट भी समझा दी। अब मैं आपको समझाऊंगा लूप्स। लूप में सबसे पहले मैं फॉर लूप आपको समझाता हूँ। लूप सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लूप होते क्या है। लूप बेसिकली एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा, बल्कि एक स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स 3 किस्म के, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, और तीसरा नेस्टेड लूप हम इनसे ही मिलकर बना देते हैं। तो मैं सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करूँगा। मैं एक टेबल डिस्प्ले करूँगा, मतलब यूज़र से एक नंबर लूँगा और उसका टेबल मैं डिस्प्ले कर दूँगा। तो चले करते हैं। इतना तो आपको मैंने पहले बता दिया, यूज़र से नंबर ले रहे हैं। अब मैं यहाँ एक लूप चलाऊँगा 1 से 10 तक, ताकि मेरा क्योंकि टेबल जो है अक्सर 1 से 10 तक ही हम यूज़ कर बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाते। सिर्फ लिखेंगे फॉर। अब सबसे पहले वो वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा। मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट हो, और ये सेमीकोलन मैंने इसलिए आई नहीं यहाँ मैं कहूँगा क्योंकि आई के नाम से ऊपर पहले भी एक मैंने वेरिएबल बनाया, नाम को मैंने आई कह दिया। अब यहाँ कंडीशन बनानी है कि लूप कहाँ तक चले और कब तक चले। मैं यहाँ कहता हूँ जब तक नम लेस देन या इक्वल्स है 10 के तब तक चले। अब ये याद रखिएगा, लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर उसकी ये पैरामीटर्स के अंदर हम 3 स्टेटमेंट देंगे। सबसे पहली होगी इनिशियलाइजेशन, दूसरी होगी कंडीशन और थर्ड होगी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं इंक्रीमेंट करूँगा, अब ये ब्रैकेट्स लगा दी। अब मैंने यहाँ सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वो जो सा टेबल मैंने डिस्प्ले करना है, मैं सिंपल कर दूँगा एस आउट। अब यार देखिए, सबसे पहले वो नंबर जो डिस्प्ले होता है जो यूज़र एंटर करता है, जो है आई। उसके बाद मैं कंपेयर कर देता हूँ मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद वो 1 2 3 4 5 डिस्प्ले करना है। वो कैसे करना है, अब देखिए ये नम जो सा लूप के अंदर वेरिएबल है ये बार बार चेंज हो रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ नम लिख देता हूँ। उसके बाद इक्वल का साइन डिस्प्ले होगा। उसके बाद अब इन दोनों की कैलकुलेशन जो परफॉर्म कर पाएंगे वो डिस्प्ले होगा, जो है आई मल्टीप्लाई नम, ये डिस्प्ले हो जाएगा। और ये ले मेरा फॉर लूप में टेबल डिस्प्ले करवाने का प्रोसीजर तैयार हो गया। अब मैं आपको इसके ना थोड़ी क्या मतलब फंक्शनैलिटी बता दूँ फॉर लूप किस तरह काम करता है। इनिशियलाइजेशन जो ये सबसे पहले होती है। पहली दफ़ा जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं कि जो सल वेरिएबल या कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो लूप के अंदर आके वो हमें प्रोग्राम की जो सा मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके अंदर वो डिस्प्ले कर देता है, वो परफॉर्म कर देता है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद लूप की कंडीशन लगती है। कंडीशन के बाद फिर लूप के अंदर आता है और वो मैसेज या स्टेटमेंट परफॉर्म करवाता है। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और तब तक ऐसे ही होता है जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए। अब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ कि प्रोग्राम मेरा चल रहा है या नहीं। वो कह रहा है नंबर एंटर करो, मैं एंटर करता हूँ 12। तो ये देखिए भाईजान, ये मेरे पास 12 का उसने टेबल डिस्प्ले करवा दिया है। आई होप सो आपको फॉर लूप की समझ लगी होगी। अब मैं आपको वाइल लूप समझाता हूँ। इसी को मैं वाइल में चेंज कर देता हूँ। वाइल में भी इनिशियलाइजेशन होती है, वाइल में भी कंडीशन लगती है और वाइल में भी इंक्रीमेंट होता है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले वाइल लिखा, वाइल की ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी। मैं यहाँ कहता हूँ नम लेस दैन इक्वल्स टू 10। अब वो कह रहा है भाई नम तो आपने इनिशियलाइज ही नहीं, या मैं यहाँ कहता हूँ नम इक्वल है 1 के। अब 1 इनिशियलाइज हो गया और 10 तक चलेगा, ये कंडीशन मेरी लग गई है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो। अब
इसमें भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, जो कि मैंने इसमें किया है। ये इसे ही मैं सिंपल कॉपी करता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ और इसमें ब्रैकेट मैं बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने लिखा दिया। अब मैं इसे ही चलाता हूँ, क्योंकि मैंने सिंपल स्टेटमेंट को बाहर लिख दिया, इनिशियलाइजेशन को बाहर लिख दिया, कंडीशन में उसके अंदर लिख दिया, वाइल के अंदर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर मैंने कर दिया है लूप के अंदर। मैं यहाँ 12 भी एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसने फिर मुझे वही एक्शन परफॉर्म करके दिया है। आई होप सो आपको वाइल लूप की भी समझ लगी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ डू वाइल लूप। डू वाइल बेसिकली एक ऐसा लूप है जो मिनिमम एक दफ़ा लाजमी चलता है। ये बेसिकली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन सॉफ्टवेयर में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें यूज़र की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। लेकिन अभी मैं यूज़र की मर्ज़ी से नहीं चलाना, मैंने अपनी मर्ज़ी से ही चलाना। उसमें तरीका ये है, जैसे कि ये हमारा वाइल लूप है ना, यही होता है। बस इसमें ये जो सा वाइल कंडीशन है ना, इसे कट में कर देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डू। अब डू लिख दिया। अब इस लूप के बाहर हमने वो वाइल की कंडीशन लिखनी है और लास्ट पे एक सेमीकोलन लगा देना है, बस। अब मैं इसे ही चलाता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम चल गया है। मैं यहाँ एंटर करता हूँ 12। चलो ये देखिए, इसने मुझे दोबारा वही मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, 12 डिस्प्ले कर दिया है। तो अब मैं आपको नेस्टेड लूप के बारे में बताता हूँ। नेस्टेड लूप में बेसिकली एक आउटर लूप होता है और उसके अंदर एक से ज़्यादा लूप लगे होते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने अक्सर एक पिक्चर देखी होगी, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये वाली कुछ इस तरह की आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी। तो हम ये बनाते हैं। अब नेस्टेड लूप से इसलिए ये बनाते हैं क्योंकि जो सा आउटर लूप होता है वो हाइट को मैनेज करता है कि हाइट कितनी होगी हमारी शेप की, और उसके अलावा जो सा इनर लूप हम लगाते हैं वो विड्थ को काउंट करता है कि विड्थ कितनी होगी। तो मैं लूप को चलाता हूँ, पहला 1 से 5 तक चलेगा क्योंकि इसकी हाइट 5 है, 1 से 5 तक। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ हम कोई भी लूप लगा सकते हैं, वाइल, डू वाइल, जो आपका दिल करता है। मैं इसे कहता हूँ इंट और इसका नाम आउटर रखता हूँ। 1 से स्टार्ट हो और आउटर जो सा है ये लेस दैन इक्वल्स टू 5, और आउटर में इंक्रीमेंट होता जाए बार बार। ये मेरी आउटर की लूप बॉडी तैयार हो गई है लूप की। तो अब मैंने इनर करना है। अब देखिए, अगर आउटर लूप एक दफ़ा पहली दफ़ा चल रहा है तो एक ही स्टार डिस्प्ले होगा। 2 दफ़ा चल रहा है आउटर, ये हाइट इसकी 2 हो गई है, तो इनर भी लूप 2 दफ़ा चल के ये डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ सिंपल मैं एक और लूप चलाता हूँ, इंट इनर इक्वल 1। अब ये जो सा इनर है ये चले आउटर तक, और उसके बाद इनर में मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैंने सिंपल एस आउट करना है और यहाँ मैं एक स्टार डिस्प्ले कर देता हूँ जो कि बड़ी बड़ी डिस्प्ले होगा। अब देखें, जब आउटर एक दफ़ा चल रहा है, पहली दफ़ा चला है, अंदर है, एक स्टार डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगली लाइन पे जाना है। अब अगली लाइन पे किस तरह जाएगा, इस लूप के बाहर जाके हम कर देंगे सिंपल एस आउट, बस। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या है। उसके बाद मैं आपको ये ट्राई रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये चल गया और ये मेरे पास इसने ये कंसोल पे स्टार डिस्प्ले कर दी। अब ये ट्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब चला लूप तो एक दफ़ा चला, अंदर आया। अब ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और 1 तक ही चलेगा क्योंकि पहली दफ़ा है, और एक स्टार डिस्प्ले हो गया है। अब जब ये लूप ख़त्म हुआ, प्रिंट ln से इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब जब फिर गया ऊपर, आउटर की वैल्यू 2 हो गई,
अब इनर जो सा वो 2 दफ़ा चलेगा और 2 स्टार डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फिर न्यू लाइन पे आएगा। अब आउटर की वैल्यू हो गई 3 भी चलेगा। इनर में आके अब 1 से 3 तक चलेगा और 3 स्टार डिस्प्ले कर देगा और इसी तरह ये चलता रहेगा। तो ये मैंने आपको नेस्टेड लूप समझाया है। अब मैं आपको समझाऊंगा अरेज। इसे मैं कर देता हूँ ख़त्म। ये मैंने कर, अब मैंने अगर यूज़र से वैल्यू लेनी होती है, डाटा लेना होता है, हम जो सा पहले करते थे, हम वेरिएबल बनाते थे जिस ऐसे num1 num2 num3 और इसी तरह बनाते रहते थे। लेकिन अगर मेरे पास मैंने 100 वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से, तब मैं ये num100 तक करना बहुत एक मुश्किल टास्क है। तब हम यूज़ करते हैं अरेज। अरेज बेसिकली एक ही डाटा टाइप सेम डाटा टाइप्स के डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब जब ये अभी num1 का एड्रेस कोई हो रहा है, फर्ज करेंगे ऐसे मैं कहता हूँ एड्रेस ऑफ num1, अगर ये है तो num2 का कुछ इस तरह हो सकता है, इस तरह, और इसी तरह एड्रेस ऑफ num3 का डाटा कुछ भी हो सकता है। तो ये जब हमारे पास गैदर होता है तो तब भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम एक अरे बना लेते हैं, उसमें सारा एक ब्लॉक की शक्ल में डाटा स्टोर हो जाता है। उसकी जो सा एड्रेस भी है वो भी सबका कंसेक्टिव होता है। मतलब अगर num1 का एड्रेस है मेरे पास 112 हो, तो फिर num2, मैं ये num2 वैसे कह रहा हूँ लेकिन num2 होता नहीं, इसका 113 होगा। इसी तरह अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सिंपल जो डाटा टाइप रखनी है रे की वो लिखी, उसके बाद रे का जो सा नाम, जो सा वेरिएबल का हम नाम रखते हैं वो हमने रखा। अब इसका साइज़ कितना होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखने, कितना डाटा स्टोर होगा 10, इसमें 10 वैल्यूज़ ऐड होंगी जो कि 0 से 9 तक स्टोर होंगी। तो ये मेरे पास रे बन चुकी है। और अब मैंने इसमें डाटा अगर ऐड करना है वो किस तरह करूँगा। सिंपल एक लूप लगा लेते हैं। मैं इसे कहता हूँ i = 0, i <10, i ++, और मैं यहाँ कह देता हूँ sout। मैं लेता नहीं हूँ वैल्यू, वैसे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ वैल्यूज़, क्योंकि वो मुझे स्कैनर भी दोबारा बनाना पड़ना, जो कि थोड़ा सा प्रोसीजर है। तो मैं सिंपल यहाँ कह देता हूँ एड्रेस द वैल्यू एंड द एड्रेस ऑफ, मैं इनके साथ एड्रेस भी डिस्प्ले, एड्रेस ही बल्कि करता हूँ। थोड़ी मैं एड्रेस किस तरह करते हैं, ऐड रे, मैं पहली दफ़ा ये कर रहा हूँ तो इसे करते हैं, चेक करते हैं आपके साथ में ही चेक कर रहा हूँ। remove braces from 4, आई थिंक ये नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, हम वैसे वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, नहीं हम इसमें बढ़ते। अच्छा, अब ये मैंने ये कर दिया है, अब ये चला के भी आपको दिखाता हूँ और साथ फिर आपको मैं इसका ट्राई रन भी करके बताऊँगा। वो कह रहा है भाई इंडेक्स के जो सा है इसे मैं वो टैग साइड पे कर देता हूँ इस तरह।
ये लें, ये मैंने ये लिख दिया। अब मैं ये आपको चला के दिखाता हूँ कि इसका क्या काम हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन आ गया, रे आउट ऑफ बाउंड्स। अब इसमें कोई डाटा नहीं स्टोर, इसलिए वो उसने मेरे पास मुझे एरर दे दिया है। तो ये एरर आ रहा है। चलो मैं अपने से ना रैंडमली वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ। ये अब इसे मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई है। ये मैंने 10 तक की है, इसे मैं क्या देता हूँ अरे, ये जितनी वो अरे की वैल्यू है डॉट लेंथ। अब नहीं एक्सेप्शन आएगी। तो ये देखिए, ये उसने वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। अब ये इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू स्टोर्ड है, 1 पे ये है, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये रही। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, तो मैं अरे इंडेक्स 0 की वैल्यू मैं चेंज करके क्या देता हूँ, हो जाए 11। तो अब देखिएगा ज़रा, अब ये 321 जो इंडेक्स 0 पे था, अब चेंज होकर 11 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 11 हो गया। अब ऐसे ही अगर मैंने shining by the light of the night bus. There will be a different horizon. One day we will all come to Zion, strong as a lion. We can be silenced. No, there's a busy answer to all of this. Even in a hateful heart, it exists. Why can't we just all get along now? It's been too long, yeah. We gotta reunite, yeah. Put a man with a gun. You gotta know what goes around comes back around. Asking for
Shining brighter than all the diamonds. There will be a different horizon. One day we will all come to Zion, strong as a lion. We can be silenced. No, there's a busy answer to all of this. Even in a hateful heart, it exists. Why can't we just all get along now? It's been too long, yeah. We gotta reunite, yeah. But a man with a gun, you gotta know what goes around comes back around. Asking for forgiveness is the
Shining brighter than all the diamonds. There will be a different horizon. One day we will all come to Zion, strong as a lion. We can be silent. No, there's a busy answer to all of this. Even in a hateful heart, it exists. Why can't we just all get along now? It's been too long, yeah. We gotta reunite, yeah.